हेलो, आदाब, गुड आफ्टरनून। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी। जॉन एलिया का ये शेर कोरोना दौर और पैंडेमिक पर साबिक आता है, क्योंकि ऐसी जिंदगी हम सब ने गुजारी, पूरी दुनिया ने गुजारी, जो हमने कभी नहीं गुजारी थी। तो ऐसी जिंदगी दोबारा ना हमें गुजारनी पड़े, इसके लिए हमें क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, जिससे हम नए कोरोना के वेरिएंट से दूर रहें। और हमें पता चल पाया है कि ये नया कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन के सिम्टम्स क्या क्या हैं, साथ ही कितना खतरनाक ये साबित हो सकता है। क्योंकि हम मुल्क की अगर हम बात करेंगे तो पूरे मुल्क में अब तक कोरोना के नए वेरिएंट जिसका नाम ओमिक्रॉन है, तकरीबन इसके मामले 155 यानी 155 सामने आए हैं। तो वहीं अगर नॉर्थ और साउथ की बात करेंगे तो दिल्ली में अब ये मामले बढ़कर 28 हो गए हैं। उधर साउथ का रुख करें, आपको याद होगा कि कोरोना दिल्ली में और केरला में और महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा मंजर आम पर आया था। इसी तरीके से केरला पे अगर हम ओमिक्रॉन के मामले को लेकर नज़र डालें तो वहाँ अगर आज की बात करें तो 4 केसेस ओमिक्रॉन के नज़र आए हैं सामने। पूरी केसेस की अगर हम ओवरऑल केसेस की बात करेंगे सिर्फ ओमिक्रॉन की केरला में, तो पूरे केसेस 11 हैं। और उधर तेलंगाना का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि तेलंगाना में भी केसेस कोरोना के हमने देखे थे, नए वेरिएंट के केसेस भी नज़र आए थे। और आज तक संडे नाइट की अगर हम बात करेंगे तो 20 ओमिक्रॉन के केसेस नज़र आ गए हैं। दिल्ली सरकार ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, प्रिपेयर हैं ओमिक्रॉन को लेकर। और आज हमने देखा था डीडीएमई की मीटिंग्स भी हुई, उस के हवाले से भी तफसीलात फराहम की। तो सबसे बड़ा और अहम सवाल आज का ये है कि कोरोना की तीसरी लहर की बात जहां एक जानिब की जा रही थी, एक बार फिर से इस पर चहमगोइयाँ शुरू हो गई, क्योंकि ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। और पूरे मामले, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले कहा, कि अब तक 155 हो गए पूरे मुल्क में। उधर नाज़रीन, आपको मौजूदा दौर की हालात से रूबरू कराते हुए एक बार फिर से हम आपको ब्रिटेन ले चलेंगे। यूके में एक बार फिर से हालात ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। तकरीबन आज यूके में 82,000 से ज़्यादा कोरोना के नए केसेस दर्ज किए गए हैं। तो ऐसे में हिंदुस्तान को क्या डरने की ज़रूरत है या नहीं, किस तरह से हमें एहतियात और मोहतात रहना होगा, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ डॉक्टरों का एक ख़ास पैनल होता है चलती रहेगी जिंदगी में। आप अपने सवालात को पूछ सकते हैं और टीवी स्क्रीन पर आपसे कुछ ही देर बाद नंबरात फ्लैश होंगे। तो सबसे पहले 2 खास मेहमान का आपसे तारुफ करा दे। डॉक्टर धीरेन गुप्ता साहब सीनियर कंसल्टेंट हैं गंगा राम हॉस्पिटल के, आपका इस्तकबाल करते हैं सर। और एक और खास मेहमान हमारे दरमियान जुड़ रही हैं तेलंगाना से, डॉक्टर लक्ष्मी कृष्णा लीला, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है, गायनोकोलॉजिस्ट है, आपका भी वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे शो में वक्त देने के लिए। डॉक्टर धीरेन गुप्ता साहब, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि कोरोना का जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है, ये कितना खतरनाक है? देखिए, सबसे पहली बात, कोविड अपने आप में ही एक बड़ी अनप्रेडिक्टेबिलिटी कैरी करता है अपने साथ। अगर हम स्पेकुलेशन पे जाएं जी, काफी लोग ये सोचते हैं कि ये तो आने दो, इसको क्या फर्क पड़ता है, ये तो माइल्ड ही है। तो वो वैसी वाली न्यूज पढ़ने की कोशिश करते हैं जिससे माइल्ड और अपने आप को पैनिक मोड में ना डाले, या अपने आप को एक तरह से अपने आप को समझाता है कि ये तो माइल्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डरना नहीं चाहिए। मैं इस बात से एग्री करता हूँ, पैनिक को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एहतियात तो बरतने पड़ेंगे। अगर मेरे को याद है पिछली बार क्या मंजस हुआ था, फरवरी मार्च की बात है, बिल्कुल हम लोग बैठे हुए थे, बात छेड़ी की एक डेल्टा वेव आ रही है, साउथ में डेल्टा वेव आ चुकी थी, दिल्ली में अराउंड उसके 4 हफ्ते बाद आई। 4 हफ्ते हमने कुछ नहीं किया, बैठ के यही बात करते थे, ये डेल्टा वेव है लेकिन इस पर बहुत माइल्ड है, इस पर कोई ज्यादा इससे मोर्बिडिटी मोर्टेलिटी नहीं हो रही है। तो बट जब वो आई तो मेरे ख्याल से सबको ये मंजस याद है और हमने 1 महीना पूरा खो दिया था। आज के टाइम मैं उसी मंजस को याद करता हूँ। ये मान के चले शेर आया, एक्चुअल में वो शेर ही है, अनलेस वो निकल जाए और बिल्कुल हल्के फुल्के में निकल जाए, ज्यादा तो सिम्टम ना हो। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहना चाहूंगा, आज ये ओमिक्रॉन आया है, कल कुछ और ओमिक्रॉन आएगा, ये वायरस अपने आप को चेंज करता रहेगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है,
जिसमें मैं तवज्जो देना चाहता हूँ कि आपको अपने आप को सेफ तो रखना ही है, और जी एक ही चीज सेफ रखेगी आपको, वो है आपका वैक्सीनेशन। अगर आपने पूरा नहीं किया है, वैक्सीनेशन अपना पूरा करिए, ये बेस्ट टाइम है। जी। दूसरा जो सबसे सेफ है वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। बिहेवियर। लोग थक गए हैं, लोग कहते हैं कि अब हमसे मास्क नहीं टॉलरेट होता, आने दो, देखी जाएगी, माइल्ड ही तो है, इसको सबको होने दो, हो सकता है ये वायरस इतना माइल्ड हो इसके बाद कोई इन्फेक्शन ही ना बचे। ये मेरे ख्याल से सुनी सुनाई कहानियां हैं, जी हमें इन पे बिल्कुल नहीं विश्वास करना चाहिए। हमें अपना प्रोटेक्शन पूरा दुरुस्त करना ही है। ये आप मान के चलें, ये आएगा, किस लेवल का आएगा, जब आएगा तब देखी जाएगी, लेकिन हमें मान के चलना है दुश्मन जो है पूरे जोरों शोरों से तैयारी कर रहा है हम पे हमला करने की, और हमें दुश्मन को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना बिल्कुल नहीं लेना है और सीट बेल्ट बांधे रखनी है, ये कहा जा सकता है। डॉक्टर कृष्णा लीलावती आपके पास, लीला मैं आपके पास आऊंगी ये सवाल लेकर, क्योंकि कुछ देर पहले डॉक्टर साहब, डॉक्टर धीरेन्द्र साहब ये कह रहे थे कि हमें एप्रोप्रिएट बिहेवियर तो अपनाना ही है, साथ ही वैक्सीन पर उन्होंने जोर दिया। तो सवाल ये उठता है कि जो अवेलेबल वैक्सीन हैं वो ओमिक्रॉन पर के खिलाफ साबित होंगे या कारगर साबित होंगे? बहुत सारे लोगों के जहन में यही सवाल है। ये मेरे से डॉक्टर लक्ष्मी कृष्णा से। ओके डॉक्टर लक्ष्मी। अभी डाउट्स रह रहे कि वो वैक्सीन एफिकेसी है या नहीं, लेकिन हमारे पास वही है, जो वैक्सीन लिए तो ही चांसेस आर बेटर, मीन्स जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं ना कोविड का, सीरियस इफेक्ट्स या सीरियस इलनेस, उससे हम बच सकते। अगर कोई भी वैक्सीन है तो भी प्रोटेक्ट करता ना, ऐसा नहीं कि हम नहीं वैक्सीन नहीं लिए तो प्रॉब्लम ज्यादा हो जाता। सो वैक्सीन एटलीस्ट प्रोटेक्ट कर लेता। सो जो भी वैक्सीन अवेलेबल है लिए तो अच्छा रहता, क्योंकि वॉट एवर वैक्सीन वी आर हैविंग एटलीस्ट दे आर हैविंग सम इफेक्ट और द अदर ऑन द ओमिक्रॉन वेरिएंट। जो वैक्सीन नहीं लिए उनके ऊपर और भी ज्यादा प्रॉब्लम दिखता है अगर वो नहीं लिए तो। जी। सो ओमिक्रॉन और भी नए वैक्सीन आ रहे जो स्पेसिफिक ओमिक्रॉन के लिए बना रहे, अभी थोड़ा टाइम लगेंगे, लेकिन जब तक वो वैक्सीन नहीं आए थे तब तक जो हमारे लिए जो भी वैक्सीन अवेलेबल है वो लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं लिए तो जो भी हमको वो इफेक्ट आ जाता वायरस का वो ज्यादा हो जाता। अगर वैक्सीन लिए तो इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता बीमारी है कम में रहती है। ठीक है डॉक्टर धीरेन्द्र साहब, जैसा डॉक्टर लक्ष्मी साहिबा कह रही थी कि मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि 155 केसेस ओमिक्रॉन के आए हैं, तो क्या आप लोगों के सामने कुछ ऐसी खबरें या कुछ ऐसे इसी में से नंबर्स सामने वो आए हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं थे? अगर हम देखें इंडिया में या अब्रॉड देखें, जो जितने भी हमारे पास बहुत कम नंबर हैं जिसको हम एनालाइज करें, 150 पेशेंट को अगर हम एनालाइज करें तो वो बहुत कम नंबर है। अगर हम साउथ अफ्रीका के पेशेंट देखें और यूके के पेशेंट देखें, जो मैक्सिमम प्रॉब्लम हुई है वो अनवैक्सीनेटेड में हुई है। जैसा डॉक्टर साहब ने बोला कि वो उनसे मैं बिल्कुल वाकिफ हूँ कि ये जितनी भी वैक्सीनेशन है ये इन्फेक्शन कम नहीं करेगी, स्पेशली ओमिक्रॉन, क्योंकि ये कम इम्यूनिटी को इवेट करता है, बट आपकी सीवियरिटी को कम कर देगा, आपके निमोनिया जैसी कॉम्प्लिकेशंस को कम कर देगा। अगर किसी भी इन्फेक्शन से हम डर लगता है, अगर ओमिक्रॉन या कोविड के किसी भी स्ट्रेन से, वो आपका एक ही डर रहता है, कहीं निमोनिया या ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हो जाएगी। अगर मान के चले कि मेरे में खांसी जुकाम तक रहती है प्रॉब्लम, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरे को वैक्सीन अगर मेरे को इतना प्रिवेंशन दे देती है, तो अगर हम डाटा देखें तो जितनी प्रॉब्लम्स हुई हैं सब अनवैक्सीनेटेड पेशेंट्स में हुई है। सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन हुआ है जिनको डेल्टा वेव्स हुआ और जो वैक्सीनेटेड है। उसके बाद जो फुली वैक्सीनेटेड है उनमें थर्ड डोज लगे, जो आपकी हम कहते हैं बूस्टर डोज, जिनको 6 महीने से ज्यादा सेकेंड डोज लगे हुए हैं। फिर थर्ड वाला है उसमें जिनको केवल 2 डोज लगी है, बूस्टर नहीं लगी है। और फोर्थ वाला आपके जो सिंगल डोज जिनको लगी हुई है वो काफी प्रोन है। मीन्स कहने का मतलब है कि हमें 2 डोज तो मिनिमम लगनी ही चाहिए अगर हमें प्रोटेक्शन लेनी है।
ठीक है, तो 2 डोज मिनिमम लगनी चाहिए अगर प्रोटेक्शन किसी को चाहिए तो। अब अगर क्योंकि वैक्सीन की बात हो रही है तो यहाँ पर ये भी बताना ज़रूरी है कि इंडिया में अब तक कितने करोड़ वैक्सीन लग चुकी है। तो एदाद-ओ-शुमार जो गवर्नमेंट ने पेश किया, हुकूमत ने पेश किया है, वो ये है कि 137 करोड़ लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुकी है। परसेंटेज में जाएंगे तो 54.6 समथिंग करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है। ये 54% जो लोग हैं ये फुली वैक्सीनेटेड हैं, यानी अभी भी लोगों की तादाद ज़्यादा दिखाई दे रही है, आधा दिखाई दे रही है जिन्हें मुकम्मल वैक्सीन अभी तक नहीं दी जा सकी है। चूंकि डॉक्टर लक्ष्मी साहिबा, आप कुछ देर पहले ये कह रही थी और आपसे इत्तेफाक भी किया डॉक्टर धीरेन गुप्ता साहब ने, उन्होंने कहा कि जिन लोगों को वैक्सीन लग गई है वो ज़्यादा इस वक्त घेरे में है, सुरक्षा कवच में है। तो अभी अगर डेटास पे हम नज़र डालें, जैसा कि कुछ देर पहले नाज़रीन के सामने मैंने रखा कि 54.6 करोड़ लोग फुली वैक्सीनेटेड है, तो अभी तो तादाद तकरीबन आधा है नॉन वैक्सीनेटेड लोगों की। हाँ, जितना जल्दी हो सके दोनों वैक्सीन, 2 डोसेस का वैक्सीन जितना जल्दी हो सके पूरा वो ले लिए तो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं हमको और हमारे जो भी बाजू वाले हैं ना, स्पेशली उन सबको भी हम प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए अगर जिसको भी आप मिलते हैं आपसे उनको बोलना कि आप वैक्सीनेशन जितना जल्दी हो सके वो आप करा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स रहते हैं कि कुछ हो जाता है, ये नहीं होता है। स्पेशली अगर वो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स के लिए हमारे पास आ रहे हैं या प्रेगनेंसी के लिए ट्रीटमेंट्स के लिए आ रहे हैं, सब कुछ के कोई भी आपको कांटेक्ट में आ जाते हैं, उनको हमको बोलना है कि वैक्सीनेशन लिए तो ही उनका जान बच सकता, क्योंकि कोविड का अगर जो भी हम देखें, जो भी रिजल्ट्स है, जो भी वैक्सीनेशन लिए उनका जो भी इफेक्ट रहा कोविड पर वो बहुत कम था। अगर जो भी वैक्सीन नहीं लिए उन पर कोविड का इफेक्ट ज्यादा है। इसलिए हम किससे भी हम मिलते या किसी भी आपको उनको मोटिवेट करना कि दोनों डोसेस ऑफ वैक्सीनेशन जितना जल्दी हो सके वो ले लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके नेबर्स हो, आपके कोई भी हो, रिश्तेदार हो, जिसको जो भी मिथ्स है और जो भी मिसकंसेप्शंस है को उनको दूर कर लेना, क्योंकि इतने सारे लोग 1 करोड़ के ऊपर लोग वैक्सीन लेके आए, लेकिन बहुत कम प्रॉब्लम्स आए जो भी वैक्सीन के, और वो भी बहुत छोटे रहते, जैसे कि कुछ थोड़ा दिन, एक दिन थोड़ा बुखार रहता है, एक दिन बॉडी पेन्स रहते हैं, दिल भी नॉर्मल, ये सिर्फ पैरासिटामोल से चले जाता है। लेकिन ये जानलेवा बीमारी से हम बच सकते, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन नहीं लिए और हमको कुछ प्रॉब्लम्स है, लाइक डायबिटीज या कुछ इम्यून कॉम्प्रोमाइज स्टेट्स है, तो उनको ज्यादा रिस्क रहता। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जितना जल्दी हो सके दोनों डोसेस वैक्सीनेशन का करवा लेना बहुत जरूरी है। डॉक्टर धीरेन गुप्ता, सभी के जहन में ये सवाल है क्योंकि ओमिक्रॉन के केसेस भले ही धीरे धीरे मंजर आम पर आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं जिनकी तादाद अब 150 हो गई है तकरीबन। ऐसे में लोगों के जहन में ये सवाल है कि क्या कोरोना के जैसे ही सिम्टम्स ओमिक्रॉन के होते हैं, अगर कुछ सिम्टम्स कोरोना के हैं, कोरोना जैसे हैं, तो क्या वो ओमिक्रॉन ही होगा? टेस्टिंग से कैसे पता चल पाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब आप क्या देंगे? देखिए, एक आम पब्लिक या किसी आम इंसान के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कोविड कोरोना के रूप में है या डेल्टा के रूप में है या ओमिक्रॉन माइल्ड स्ट्रेन है। ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। मेरे हिसाब से मुझे हर कोविड को उतना ही सीरियसली लेना है। इसमें 2 लक्षण, प्रमुख लक्षण हैं जो एक आम इंसान को जानना चाहिए। अगर आपका बुखार जो है 5वें-6ठे दिन के ऊपर जा रहा है, आपकी सांस फूल रही है, आपको खांसी आ रही है जो कंट्रोल आप नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से आपने मिलना है और जल्दी से जल्दी टेस्ट करके अपने आप को आइसोलेट करें, जिससे आप पूरी फैमिली मेंबर्स में ना फैलाएं। ये जनरल प्रिकॉशन है। क्या फर्क पड़ता है आपको ओमिक्रॉन है या कोई कोरोना है, जैसे मैंने आपको बताया, ओमिक्रॉन का अभी तक क्लियर कट नहीं है किस उम्र पे किस तरह का प्रभाव डालेगा। क्या ये माइल्ड रहेगा, क्या ये सीवियर रहेगा? एक साउथ अफ्रीका की पॉपुलेशन के जो स्टडीज हुई हैं उसमें ओल्ड एज में काफी ज्यादा सीवियर प्रभाव पड़ा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही माइल्ड रहा है। जो शुरू में खबरें थी वो उस समय तक इन्फेक्शन केवल यंग पॉपुलेशन को हुआ था। तो जैसा मैंने आपको बोला कि सबसे पहले दुश्मन है,
वो बिल्कुल। ओमिक्रॉन हो या डेल्टा क्या हो, फर्क पड़ता है किसी कि भी उसकी रूप में आए, शक्ल दूसरी हो? हाँ, हमें हाँ। हमें वही प्रिकॉशन लेने हैं जो डेल्टा के लिए लिया है, वही प्रिकॉशन हमें आगे भी लेने हैं, और मैनेजमेंट कोई डिफर नहीं करेगा इन दोनों स्ट्रेन में। और सबसे बड़ी बात है, प्रिवेंशन इज द बेस्ट यू कैन से ट्रीटमेंट। इस समय आप अपने आप को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें और वैक्सीनेट कराएं, सबसे बड़ा आपका यही प्रिवेंशन है। अदरवाइज एक बार आप माइक्रोन में, ओमिक्रॉन में या डेल्टा प्लस में आप फंस गए तो फंस गए हैं, मतलब वो काफी खराब होने बिल्कुल। तो वाला है। यहाँ पर नाज़रीन आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि कोई सा भी वेरिएंट आए, हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और वेरिएंट्स आए, तो आपको वेरिएंट्स पर ध्यान नहीं बल्कि एहतियाती तदाबीर पर ध्यान रखने हैं। डॉक्टर कृष्णा, मैं आपके पास आऊंगी इस सवाल के साथ। चूंकि तेलंगाना से आप जुड़ रही हैं, तो तेलंगाना में टिल संडे नाइट तक 20 ओमिक्रॉन के मामले सामने आ गए हैं। इस हवाले से आप एक डॉक्टर होने के नाते गवर्नमेंट को क्या मशवरा देना चाहेंगे, एडवाइस देना चाहेंगे? अभी इधर तेलंगाना गवर्नमेंट में जो भी इंटरनेशनल ट्रैवल करके आए, एक केन्यन पेशेंट एंड एक जो भी है, उनको एग्रेसिवली कंटेनमेंट कर दिए। जो भी गवर्नमेंट, हमारा तेलंगाना गवर्नमेंट इमीडिएटली आइडेंटिफाई करे और उसका जो भी दे आर इंटरनेशनल पेशेंट्स है, एक एरिया में रहते सब दोनों जो भी आए, उनको पूरा एक एरिया को कंटेनमेंट जोन बना दिए और एग्रेसिवली पूरा टेस्टिंग हुआ। लेकिन लॉट ऑफ रेसिस्टेंस था कम्युनिटी से की तरफ से कि वो इधर उधर भाग जा रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत एग्रेसिवली सबको टेस्ट कर लिए। ऑलमोस्ट पूरा एरिया को कंटेनमेंट जोन, जैसे पहले 1 साल पहले हम पूरा इंडिया में देखते थे ना कंटेनमेंट जोन, वैसा कंटेनमेंट जोन बना के सबको टेस्ट करके उसके बाद ही उनको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सबको जो भी इन दोनों पेशेंट से जो भी कॉन्टैक्ट थे उन सबको ट्रेस करे और उनको टेस्ट करे, और जो भी उनको एक हम हॉस्पिटल में आइसोलेशन करके रखे। सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू एवरीथिंग टू कंटेन द डिसीज, बट हमारी जिम्मेदारी जो है उसे निभानी जरूरी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता, पूरा गवर्नमेंट नहीं कर सकती। जो भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑलवेज वेयर मास्क, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रहना, ज्यादा गैदरिंग्स के लिए मत जाना, नो मोर गैदरिंग्स, एंड सेकेंड थिंग इज ऑलवेज वेयर मास्क एंड हैंड वॉश। ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर शुरू से और अभी तक उसी बात पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन डॉक्टर धीरेन गुप्ता, हम सब ने देखा है कि जिन बातों पर सरकार और डॉक्टर्स जोर देते हैं, अभी अगर देखें मौजूदा वक्त में कोई लोगों पर फर्क नहीं पड़ रहा है। वो भीड़ भी लगा रहे हैं, वो सफर भी कर रहे हैं, भारी तादाद में ओमिक्रॉन आ रहा है, इससे पहले डेल्टा, कप्पा, ये सारे वेरिएंट्स आए, लेकिन लापरवाही भरपूर लोगों की दिखी। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, ह्यूमन नेचर को आप चेंज नहीं कर सकते। लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, लोग एक तरह से बदले की भावना, मतलब जैसे हमें कोविड ने दबाया वो उतना ही ज्यादा बाहर जा रहे हैं। काफी लोग जा रहे हैं कि भाई कोविड आएगा अगले महीने, चलो आज घूम लेते हैं, इस टाइप की फीलिंग आ रही है लोगों में। मेरा एक मानना है कि अगर हम कोविड वैक्सीनेशन को ड्राइविंग लाइसेंस में जैसे यूज करें, अगर किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उसको कार अलाउ नहीं होनी चाहिए, या पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको पब्लिक में जाना अलाउड नहीं करना चाहिए। ऐसे ही हम कोविड वैक्सीनेशन को, डबल वैक्सीनेशन अगर आपके पास नहीं है तो उनको मॉल्स वगैरह या किसी भी पब्लिक प्लेस में निकलने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। रैंडम चेक होना चाहिए। ये वैक्सीनेशन कार्ड आपकी जेब में रहना चाहिए। अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है तो आपको पब्लिक प्लेसेस पे नहीं अलाउ करना चाहिए, मस्जिद हो, मंदिर हो, क्योंकि अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है, केवल आपको ये डेंजर खतरा नहीं है, ये मेरे को भी खतरा है, तो आप कम्युनिटी में एक तरह से खतरा है। अगर आप प्रॉपरली वैक्सीनेटेड नहीं है तो इस तरह से रूल्स बनेंगे, तभी लोग अपने आप को वैक्सीनेट करेंगे, तभी लोग अपने आप को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखेंगे। और आप, गवर्नमेंट हर किसी को नहीं चेक कर सकती घर घर जाके कैसा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है। और ये आप भी जानते हैं कि लोगों का जो एक तरह से रोल है इस इन्फेक्शन को स्प्रेड ना हो, वो अपना ठीक से भरपूर उसको निभाते नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कम्युनिटी स्प्रेड में रोकने के लिए।
बिल्कुल, तो ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर लोग ध्यान नहीं देते। डॉक्टर कृष्णा साहिबा, मैं आपके पास आऊँगी। मास पॉलिसी की ज़रूरत है। डॉक्टर धीरेन गुप्ता ने कहा कि वो लोग जिन्होंने कोविड वैक्सीन अभी तक नहीं लिया या फिर सिंगल डोज लिया है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ एक ऐसा कानून बनाया जाए जो उन्हें ये बाधित करे कि वो किसी पब्लिक प्लेसेस पर नहीं जा सकते। क्या इससे आप इत्तेफाक रखती हैं, एग्री करती हैं? हाँ, आई थिंक इट शुड, बिकॉज बहुत सारे प्लेसेस में इन द वर्ल्ड देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज जो ये पॉलिसी बना रखे। आई थिंक वी शुड ऑल्सो हैव दैट पॉलिसी। अगर जो नो मास्क नहीं पहन रहे तो देयर इज नो एंट्री, एंड स्पेशली नो पब्लिक गैदरिंग्स, एंड देन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ये सब पर फाइन्स डालना, ये सब जरूरी है। लेकिन हम कितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए तो भी हमारे में, आई मीन पब्लिक में चेंज आना, क्योंकि वो प्रोटेक्शन हमारे लिए नहीं, गवर्नमेंट के लिए नहीं ना। सो कितना भी हम कानून बनाए, लेकिन चेंज तो पब्लिक में आना चाहिए कि हमको प्रोटेक्ट करना है और हमारे नाइबर्स को, सबको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। सो इवन इफ यू मेक द पॉलिसी, इट इज इम्पोर्टेंट दैट ऑल शुड फॉलो द नो मास्क, क्योंकि ये हमारे इट्स फॉर आवर गुड हेल्थ, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लोग यही तो नहीं समझ रहे कि ये उनके लिए किया जा रहा है, बल्कि इसे उन्हें तोड़ने में ज्यादा मजा आता है, ऐसा ही देख कर लगता है। स्पेशली यंगर जनरेशन, छोटे जो भी टीनेजर्स है, ये यंग एडल्ट्स है, उनको ऐसा रहता कि ओके कानून है तो उसको तोड़ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उनको ओमिक्रॉन ये सब जो भी कोविड है उसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं रहता, लेकिन उन्होंने कैरी कर सकते डिसीज। घर में उनके नाना नानी, दादा दादी उनको कैरी कर लेते और घर में उनको इन्फेक्ट कर दिए तो उनके लिए वो जानलेवा हो सकता। तो जो यंगस्टर्स हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनके लिए ये मैसेज और ये जवाब काफी अहम है, क्योंकि आपके घर में आपके बड़े भी होते हैं, लिहाजा आप अपनी फिक्र ना करके अपने बड़ों की फिक्र करिए। डॉक्टर धीरेन गुप्ता, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें, ब्रिटेन की शुरुआत में मैंने बात की थी, यूके में एक बार फिर से कोरोना नजर आ रहा है, तो वहां पर क्या ऐसी वजह हो गई जिसके बाद दोबारा कोरोना बड़ी तादाद में, बड़ी रफ्तार से पैर पसार रहा है, और हिंदुस्तान को क्या सबक लेने की जरूरत है? देखिए, अगर साइंटिफिकली देखें तो उनकी जो वैक्सीनेशन ड्राइव थी वो काफी अप्रोप्रिएट थी, बट धीरे धीरे लोगों को 6 महीने से ऊपर हो गए और वैक्सीनेशन की जो अंदर इम्यूनिटी पावर होती है वो धीरे धीरे पुअर हो गई। तो बूस्टर डोज, अब वो बूस्टर डोज पे काफी तवज्जो दे रहे हैं। अगर हम बीच में देखें, जब पीक ऑफ ओमिक्रॉन उनके यहाँ स्टार्ट हुआ तो उनके यहाँ क्रिकेट मैचेस से लेके फुटबॉल मैचेस से लेके कहीं भी पाबंदी नहीं लगी, और साउथ अफ्रीका से उनका काफी ज्यादा डायरेक्ट रिलेशन, या कहेंगे कि ज्यादा वहां पे पब्लिक आती है, इंटरनेशनल पब्लिक काफी ज्यादा आती है एज कम्पेयर टू इंडिया। फोर्थली, वहां पे काफी ज्यादा हम लोग ये जीन टेस्टिंग करते हैं, जिसको हम तो वहां पे ज्यादा डिटेक्ट भी होते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो मेरे हिसाब से ये केवल 150 पे नहीं जानी चाहिए। हमारा टेस्टिंग जो नंबर है वो बहुत पुअर है, क्योंकि ये ओमिक्रॉन काफी माइल्डर इन्फेक्शन करता है, तो काफी इन्फेक्शन होगा। अभी हमें जो अभी मालूम पड़ा है टिप ऑफ आइसबर्ग, यानी आंकड़ों पर हमें नहीं निर्भर रहना चाहिए। आंकड़ों के हवाले से कहा कि हो सकता है कि बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आए हैं जो आंकड़ों तक अभी नहीं पहुंच पाए, यानी टेस्टिंग नहीं हुई है, तो लोगों को मोहतात रहने की एक बार फिर से कहें कि जरूरत है। ओमिक्रॉन की तादाद हो सकता है, डॉक्टर्स ऐसा कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा हो, क्योंकि टेस्टिंग नहीं हो रही है, और टेस्टिंग हमारे यहाँ डॉक्टरों के मुताबिक, जैसा कि डॉक्टर धीरेन गुप्ता साहब ये कह रहे थे, कि बड़ी धीरे धीरे रफ्तार से होती है। आप दोनों खास मेहमानों का, डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। फिलहाल इसी